बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज़ इन दी अपर लिम्ब। ठीक है जी, आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दे सकते हैं अपर लिम्ब। ठीक है, अपर लिम्ब में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। ठीक है जी, आप लोगों ने ये टॉपिक सुना भी होगा और बहुत सारे क्लिनिकल सिग्निफिकेंट के पॉइंट्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लिखें ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है और इसको हम ड्रा कैसे करेंगे। आज हम इसको बहुत आसान तरीके से कवर करेंगे, ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, देखिए नाम से पता चलता है ब्रेकियम या ब्रेकियल इज द वर्ड यूज फॉर अपर लिम्ब। ठीक है, और प्लेक्सिस से मुराद होता है बंडल। बंडल से मुराद क्या है? ग्रुप। किसी स्ट्रक्चर्स को अगर हम इकट्ठे करके एक ग्रुप बनाते हैं उनको प्लेक्सिस कहा जाता है। ठीक है जी, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस आप लोग बहुत मरतबा सुन चुके हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है। तो आप लोगों ने आसान एक जवाब देना है कि अ ग्रुप ऑफ नर्व्स दैट मेनली इनरवेट मेजॉरिटी ऑफ द मसल इन द अपर लिम्ब, उन ग्रुप को क्या कहते हैं? ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं। तो पहले लेके इसकी जो मेन कंसेप्ट है, अ ग्रुप ऑफ ग्रुप्स ऑफ nerves that mainly innervate muscles in upper limb that is called brachial plexus। ठीक है जी, अब ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, ये कहाँ से आती है? तो लिखें इट इज फॉर्म्ड बाई, अब ये जो पॉइंट लिखने वाला वेरी इंपॉर्टेंट, वेंट्रल रेमाई। इसको क्या कहते हैं? वेंट्रल रेमाई ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन कि सर्वाइकल 5 से लेके थोरेसिक 1 तक जो वेंट्रल रेमाई है उनसे मिलकर जो है ना क्या बनती है? ब्रेकियल प्लेक्सिस बनती है। ठीक है, लेकिन पहले सवाल यह है कि रेमाई है क्या चीज़। तो लेके जनाब व्हाट इज़ रेमाई। अभी हम डिस्कस करते हैं कि एनाटॉमी के अंदर ये जो रेमाई का वर्ड हम यूज़ करते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है जी, रेमाई, रेमाई इज द प्लूरल ऑफ रेमस। ये किससे निकला है? रेमस। एक को हम रेमस कहते हैं, ज़्यादा को हम रेमाई कहते हैं। तो इसमें लिखें इट इज़ द प्लूरल ऑफ रेमस। ठीक है जी, लेकिन फिर रेमस क्या चीज़ है? रेमस जो होता है इसमें लिखे इट इज़ अ डिवीजन आर ब्रांच, मतलब ये एक ब्रांच या डिवीजन को हम कहते हैं। मेरी बात समझ गए कि नहीं? किसी भी जगह से कोई ब्रांच या डिवीजन निकलती है ना एनाटॉमी के अंदर, कुछ जगहों पे हम वर्ड यूज करते हैं रेमस का। रेमस इज अ ब्रांच, रेमस इज अ डिवीजन ऑफ समथिंग। लेकिन अगर वो डिवीजन कई हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उनको क्या कहते हैं? रेमाई कहते हैं। ठीक है जी, अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। हम स्पाइनल कार्ड की मिसाल के तौर पे C5 सर्वाइकल एरिया की बात करते हैं, C6, C7, C8 एंड T1 हम इसकी बात करते हैं। मैं कहता हूँ यार ये जो C6 है, चलो हम C6 से स्टार्ट करते हैं, 7 से या 5 से स्टार्ट करते, इससे एक डिवीजन निकली है दैट इज कॉल्ड C5 रेमस। ये क्या है? C5 रेमस। अब ये जो ब्रांच निकली है, ये जो डिवीजन निकली है C5 से, ये फिर आगे दो में डिवाइड होती है। वन इज गोइंग एंटीरियर, अनदर इज गोइंग पोस्टीरियर। तो एनी डिवीजन ऑफ द C5 जो फ्रंट पे रन करती है उसको वेंट्रल रेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रल रेमस। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? रेमस से मुराद क्या था? डिवीजन है, और वो डिवीजन C5 का जो फ्रंट पे जाएगी तो उसका नाम क्या है? वेंट्रल रेमस है, और जो बैक पे जाएगी उसका नाम डॉर्सल रेमस होता है। क्या होता है? डॉर्सल। डॉर्सल इज द वर्ड यूज फॉर पोस्टीरियर, जिसको हम बैक साइड कहते हैं। ठीक है जी, तो वन इज वेंट्रल, अनदर इज डॉर्सल। तो हम कहते हैं जो ईच सेगमेंट है C5 से लेकर T1 तक, इनकी जो डिवीजन है वो दो में स्प्लिट करती है। वन बिकम वेंट्रल, अनदर बिकम
डॉर्सल। अब मुझे ये बताएं, ये डॉर्सल रेमस ऑफ C5 है और ये वेंट्रल रेमस ऑफ C5 है। इसी तरह डॉर्सल एंड वेंट्रल रेमस ऑफ C6, C7 अप टू T1 है। अब अगर हम C5 से लेके कहाँ तक, T1 तक, हर एक सेगमेंट की कौन सी रेमस को ले ले, वेंट्रल, और उनको मिलाकर इसकी ग्रुप बन जाए तो उसको ब्रेकियल प्लेक्सस कहा जाता है। अब समझ रहे कि नहीं? तो ब्रेकियल प्लेक्सस की मीनिंग समझना इंतहाई लाजमी है। इट इज द ग्रुप ऑफ नर्व्स, ये ग्रुप ऑफ नर्व्स है दैट मेनली इनरवेट मसल इन द अपर लिम्ब। लेकिन ये नर्व कहाँ से आती है? फ्रॉम द वेंट्रल रेमाई ऑफ C5 अप टू T1। तो मतलब इसमें तो C5 से T1 तक शामिल है। तो एक रूट है कि ज्यादा है? ज्यादा है। तो इनकी डिवीजन भी ग्रुप में होगी, ज्यादा होगी, तो उनको हम वेंट्रल रेमाई कहते हैं। अगर आप C5 से लेके T1 की बात करें, बट आप यहाँ पे डॉर्सल रेमाई लेके, तो ये ब्रेकियल प्लेक्सस ऑफ नहीं है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस हमेशा कौन से रेमाई से बनता है? वेंट्रल रेमाई से बनता है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम डिस्कस करेंगे जो ब्रेकियल प्लेक्सस है इसको हम ड्रा कैसे करेंगे और इसके अंदर जो MCQs है वो किस तरीके से आप लोगों ने टैकल करना है। देखिए, ब्रेकियल प्लेक्सस को ड्रा करने का आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोग लेके, इसमें होते हैं रूट्स। क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। इन द ब्रेकियल प्लेक्सस वी हैव रूट्स। जो रूट्स होते हैं इससे फिर आगे बनती है ट्रंक्स। क्या बनती है? ट्रंक्स बनती है। ठीक है जी। तो आप लोगों ने इस तरह एक डायग्राम ड्रा करना है और उस डायग्राम के जरिए इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो ट्रंक्स है, ट्रंक्स के बाद बनती है डिविजन्स। क्या बनती है? डिविजन्स। तो यहाँ पे लिखें दैट इज कॉल्ड डिविजन्स। फिर जो डिविजन्स है उनके बाद बनती है कॉर्ड्स। क्या बनती है? कॉर्ड्स बनती है। और कॉर्ड्स के बाद बनती है ब्रांचेस, दैट इज कॉल्ड ब्रांचेस। तो एक्चुअली दीज 5 थिंग हैज टू बी रिमेंबर व्हेन वी आर डिस्कसिंग द ब्रेकियल प्लेक्सस। रूट्स मिलकर ट्रंक बनाती है, ट्रंक आगे डिवीजन बनती है, डिवीजन से कार्ड बनती है और फिर इससे ब्रांचेस निकलती है। ठीक है जी। और जो ब्रांचेस निकलेगी उसने फिर आगे जाके मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब को इनर्वेट करनी होगी। ठीक है जी। हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले माइंड में एक चीज डालो कि हमने इसके अंदर 6 चीजें जरूर करनी है। कितनी? 6 थिंग्स। 6 नर्व्स ऐसी है जो क्लिनिकली भी इंपॉर्टेंट है और हमें इसको समझना जरूरी होता है। नंबर 1, अब ये हम लेकेंगे, सिर्फ सुने। 1 इज लॉन्ग थोरेसिक नर्व। कौन सी? लॉन्ग थोरेसिक नर्व। एंड आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि इसकी जो इंजरी है वो रेडिकल मैस्टेक्टोमी के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है जी। और लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी से विंगिंग ऑफ स्केपुला होता है। क्या होता है? विंगिंग ऑफ स्केपुला। फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेकंड नंबर पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। विच नर्व? मस्कुलोक्यूटेनियस। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे रेडियल नर्व है। कौन सी? रेडियल नर्व। फोर्थ नंबर पे मीडियन नर्व है। कौन सी? मीडियन नर्व। पांचवी नंबर पे अल्नर नर्व है। छठी नंबर पे एक्सिलरी नर्व है। ठीक है जी। ये 5-6 चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो अप्लाइड एनाटॉमी है इसमें इन नर्व की इंजरीज भी ज्यादा होती है और इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम ब्रेकियल प्लेक्सस डिस्कस करते हैं तो हमें इसका रूट पता है कि वो C5 से लेके कहाँ तक होती है? T1 तक। तो आप लोग ऐसा करें कि जो रूट्स है इसके नीचे लिखें कि जो रूट्स है वो C5 से लेके इसी तरह C6, C7, C8 और कहाँ तक होती है? T1। ये 5 चीजें होती है। ये 5 मिलकर रूट्स बनाती है। क्या बनाती है? रूट्स बनाती है। अब इन रूट से ब्रांचेस निकलती है, उन ब्रांचेस को रेमाई कहते हैं। क्या कहते हैं? रेमाई। फिर उसका एक वेंट्रल है और एक डार्सल है। लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी होगी? वेंट्रल रेमाई होगी। एक्सीलेंट, ये चीज समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देखें, इमेजिन करें दिस इज द वेंट्रल रेमाई ऑफ C5, वेंट्रल रेमाई ऑफ C6, इस तरह C7, C8 एंड T1 है। ठीक है जी। इसी तरह आप लोगों को याद रखना है। अब ये जो रूट्स है C5 और C6, ये जब आपस में आगे आती है तो एक दूसरे के साथ मिल जाती है। इसे देखें, इन दोनों की यूनियन से एक स्ट्रक्चर बनेगी कि नहीं? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रंक। इसको क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। तो C5 और C6 मिलकर क्या बनाती है? ट्रंक बनाती है। ठीक है जी। फिर इधर देखें, जो C8 है और किसके साथ मिलती है? T1। तो ये भी आगे जाके एक ट्रंक बनाती है। लेकिन जो C7 है ये किसी के साथ यूनियन नहीं कराती, बट खुद आगे जाके एक अलग ट्रंक बन जाती है। समझ रहे हैं क्या नहीं? तो हाउ मेनी ट्रंक्स आर देयर? 3 ट्रंक्स आर देयर। द फर्स्ट ट्रंक formed by the union of C5 and C6. Second trunk formed as C7 as a continuation of C7. लेकिन जो C8 और T1 है वो थर्ड नंबर ट्रंक बनाती है। अब इधर देखें,
इसको हम नाम भी देते हैं यहाँ पे, ये जो ट्रंक है इसका नाम है अपर ट्रंक। ये क्या है? अपर ट्रंक। तो ये वाला कौन सा है? मिडल ट्रंक। कौन सा है? मिडल ट्रंक। और ये क्या है? लोअर ट्रंक है। ठीक है जी। सो हाउ मेनी ट्रंक्स आर देयर? 3 ट्रंक्स आर देयर। ठीक है जी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम के अंदर कभी कभार आप लोगों से ये सवाल भी किया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रंक इज नॉट फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ एनी रूट? आंसर इज मिडल ट्रंक। वो क्या है? मिडल ट्रंक है। अगर आप अपर ट्रंक पे फोकस करें तो वो C5 C6 से बना है। अगर लोअर ट्रंक की बात करें तो वो C8 और T1 से बना है। बट जो मिडल ट्रंक है ये किसी रूट की यूनियन से नहीं बनता। ठीक है जी, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। अब इसमें हर एक ट्रंक ने आगे डिवाइड होना है 2 में। तो मतलब ईच ट्रंक डिवाइड इनटू 2 डिवीजन, वन विल बी एंटीरियर, अनदर विल बी पोस्टीरियर। तो देखिए आसान करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसको हम आगे लेके जाते हैं इसी ट्रंक को, तो इसने आगे डिवाइड होना है कितने में शाबाश? 2 में। वन इज एंटीरियर, अनदर इज पोस्टीरियर। ये भी वन इज एंटीरियर, अनदर इज पोस्टीरियर। और ये भी वन इज एंटीरियर एंड अनदर इज पोस्टीरियर। तो कहने का मतलब ईच ट्रंक डिवाइड इनटू 2 डिवीजन। ठीक है जी। चलिए जी, आप लोग मुझे ये बताएं इसका नाम हम क्या रखेंगे? व्हाट इज दिस? दैट इज कॉल्ड, वेरी गुड, एंटीरियर डिवीजन। हाँ जी। और इसका नाम क्या रखेंगे? पोस्टीरियर डिवीजन। अब सवाल ये है, अगर हम नीचे वाले की बात करें तो इसका नाम हम क्या रखेंगे? ये वाला एंटीरियर और ये पोस्टीरियर है, ऐसा है कि नहीं? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और ये भी क्या है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। लेकिन आप लोगों ने एनाटॉमी में इस तरह बोलना है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि यार टेल मी व्हाट इज दिस? एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक है। क्या है? एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक। एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक है। बिकॉज एंटीरियर पोस्टीरियर तो है, बट विच ट्रंक वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हमें ट्रंक को मेंशन करना है कि पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक है। ठीक है जी। पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो अभी आपने ये पढ़ा कि पहले 5 रूट से उससे 3 ट्रंक बने, बट ईच ट्रंक डिवाइड इनटू 2 डिवीजन। तो हाउ मेनी डिवीजन आर फॉर्म? 6 डिवीजन आर फॉर्म। कितने? 6 डिवीजन आर फॉर्म। अब आगे जाके brachial plexus becomes so interesting and that becomes so important। तो आप लोगों ने अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है और से सुनना है। शाबाश। आप लोगों का मुझे रिस्पांस चाहिए होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप लोग मुझे ये बताएं, नाउ दिस इज विच डिवीजन? हाँ जी, एंटीरियर डिवीजन ऑफ विच ट्रंक? वेरी गुड, अपर ट्रंक। एंड दिस कॉल्ड एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक। ये जब आपस में आगे चलती है तो इससे एक कार्ड बनता है। क्या बनता है? कार्ड बनता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लिखना नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। और से सुने, मुझे फिर से बताएं, ये जो कार्ड हमने बनाई है, इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक। तो वी कैन से कि दिस कार्ड इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 2 एंटीरियर डिवीजन। समझ रहे क्या नहीं? 2 एंटीरियर, वन इज फ्रॉम द अपर ट्रंक, वन इज फ्रॉम द मिडल ट्रंक। यहां तक क्लियर है? अब इधर देखिए, व्हाट इज दिस डिवीजन? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक। और ये क्या है? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक। एंड दिस इज पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। सो वी कैन से वन कार्ड इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ ऑल पोस्टीरियर डिवीजन। समझ रहे कि नहीं? कि जितने पोस्टीरियर डिवीजन है उन सब की यूनियन से भी क्या बनती है? कार्ड बनती है। लेकिन अब एक चीज रह गई है, उसका नाम क्या है? एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। ये किसी के साथ नहीं मिलता, ये खुद आके एक कार्ड बन जाता है। अब समझ रहे कि नहीं? अब और से सुने, लेकिन नहीं है। अब हमने कितने कार्ड्स बनाए? 3 कार्ड्स बनाए। अब और से सुने, इन कार्ड्स को हमने नाम देना है। जब सर्जन ने इनिशियली, जब फॉर द फर्स्ट टाइम जब मेडिसिन हम देख रहे थे, तो जब सर्जन ने सर्जरी की तो उसको ये तीनों कार्ड्स मिल गए। और ये एक्जिला एरिया के अंदर मिले। कहाँ पे? एक्जिला। क्योंकि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है ये नेक एरिया से इस तरह आके शोल्डर के जरिए एक्जिला के थ्रू अपर लिम्ब में जाती है। तो जब सर्जन ने देखा कि भाई जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक और मिडल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को मिल रहे थे, और इससे क्या बनने वाला था? कार्ड बनने वाला था। तो उसने देखा इन दोनों की जो यूनियन है ये एक्सिलरी आर्टरी की बाहर वाली साइड पे हो रही है। कहां पे हो रही है? बाहर वाली साइड से। मैं फिर से रिपीट करता हूं, दिस एरिया ऑफ द बॉडी इज एक्सिला। इसके अंदर जो मेन आर्टरी है वो एक्सिलरी आर्टरी है। क्या है? एक्सिलरी। इमेजिन करें ये मैंने एक्सिलरी आर्टरी रखी है मिसाल। अब एनीथिंग ऑन दी एक्सिलरी आर्टरी आउटर साइड दैट विल बी लेटरल। वो क्या है? लेटरल है। फिर जब डॉक्टर ने देखा, सर्जन ने देखा
कि यार ये तीनों जो आपस में मिलते हैं कौन से डिवीजन, वेरी गुड, इन तीनों का जो यूनियन बनता है, आपस में जो कनेक्शन पॉइंट बनती है, वो एक्सिलरी आर्टरी की पीछे बनती है। कहां पे, पीछे। तो इसको बाद में नाम दिया पोस्टीरियर कार्ड। कौन सा, पोस्टीरियर कार्ड। और ये वाला जो एंटीरियर डिवीजन है जो किसी के साथ नहीं मिलता, ये एक्सिलरी आर्टरी के अंदर वाली साइड से गुजर रही थी, तो उसको मीडियल कार्ड का नाम रखा। तो ये भी एग्जाम के अंदर आता है कि ऑल द कार्ड्स इन ब्रेकियल प्लेक्सस आर गिवन नेम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ विच स्ट्रक्चर, एक्सिलरी आर्टरी। कौन सी, एक्सिलरी आर्टरी। ये जो कार्ड्स हम अभी लिखेंगे कि लेटरल कार्ड है, ये पोस्टीरियर कार्ड है, या ये मीडियल कार्ड है, तो हम ये किसके रिलेशन के मुताबिक देंगे, एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन के मुताबिक देंगे। ये एमसीक्यूज है और ये एनाटॉमी के अंदर आ भी चुका है। ये देखे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये कौन सा डिवीजन है, पोस्टीरियर, ये भी पोस्टीरियर है और ये भी है, तो लोग कहते हैं कि सारे पोस्टीरियर मिलकर पोस्टीरियर कार्ड बनाते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर ये पोस्टीरियर डिवीजन है बट इसका जो नाम है वो डिवीजन की वजह से नहीं है, वो रिलेशन टू एक्सिलरी आर्टरी की वजह से है। आप समझ रहे कि नहीं। तो ये पॉइंट यहाँ पे मैंने इसलिए इस पे जोर दिया कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब मुझे ये बताए शाबाश, ये वाला जो कार्ड है इसका नाम है लेटरल कार्ड। कौन सी, लेटरल। इसका नाम क्या है, पोस्टीरियर कार्ड। और इसका नाम क्या बन गया, दैट इज वेरी गुड, मीडियल कार्ड। समझ रहे कि नहीं। तो हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, 3 कार्ड्स आर देयर। लेकिन सवाल में आप लोगों को बार बार ये समझाने जा रहा हूं कि इन कार्ड्स के जो नाम हमने दिए हैं ये रिलेशन टू किसके लिए मतलब दिए हैं, शाबाश, दैट इज कॉल्ड ऑफ, वेरी गुड, एक्सिलरी आर्टरी के लेवल के ऊपर दिया है। ठीक है जी। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन कार्ड से फिर आगे क्या बनने हैं, ब्रांचेस ने निकलनी है। ठीक है जी। सो डिफरेंट ब्रांचेस इससे निकलेगी और वो जाकर हमारे पास डिफरेंट एरियाज को इनर्वेट करेगी। यहां तक सब क्लियर है कि नहीं। अब देखे हमने यहाँ पे एक चीज नोट की है, हमने स्टार्ट किया था C5, C6 और कहां से, C7, C8 एंड T1 से। तो आप बताएं शाबाश कि हाउ मेनी रूट्स आर देयर, 5। कितने हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। कितने ट्रंक्स बने, 3 ट्रंक्स बने हैं। ठीक है जी ना। कितने डिवीजन बने हैं, 6। 6 के अंदर 3 एंटीरियर 3 पोस्टीरियर। कितने कार्ड्स बने, दैट इज 3 कार्ड्स बने। अब समझ रहे क्या नहीं, ये आप लोगों को आने चाहिए। अब मेन पार्ट ये है कि इन कार्ड्स ने कौन कौन से ब्रांचेस देने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं अब किस कार्ड की बात करूंगा, लेटरल। तो यहाँ पे लेके L M L, ये 3 चीजें लेके शाबाश, L M L। अब ये जो L M L है इसका मतलब क्या है बता रहा हूं। नंबर 1, यहां से एक नर्व निकलेगी जिसने चेस्ट में जाके पेक्टोरल मसल को सप्लाई करनी, पेक्टोरलस मसल को, तो उसका नाम है लेटरल पेक्टोरल नर्व। कौन सी, लेटरल पेक्टोरल नर्व। कार्ड की कौन सी है, शाबाश, लेटरल है। तो यहां से जो नर्व निकलेगी वो भी लेटरल होगी ना। तो आप लोग लिखे द फर्स्ट ब्रांच ऑफ दिस कार्ड लेटरल पेक्टोरल नर्व। कौन सी, लेटरल, एन का मतलब क्या है, नर्व है, लेटरल पेक्टोरल नर्व है। ठीक है। एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट यू मस्ट बी रिमेंबर इट। ठीक है जी, बिकॉज वी शुड नो द एनाटॉमी। नंबर 2 जो M है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार करें। M स्टैंड फॉर मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। कौन सी नर्व, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। इसका मतलब ये है कि इस नर्व के अंदर ये एबिलिटी है कि ये मसल को इनर्वेट करेगी कि नहीं। इसलिए तो नर्व के अंदर वर्ड क्या आता है, मस्क्यूलो, और फिर ये स्किन को भी इनर्वेट करेगी, इसलिए वर्ड के अंदर क्या है, क्यूटेनियस। क्यूटेनियस इज द वर्ड यूज फॉर स्किन। इस वजह से जब हम मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व को पढ़ेंगे इट विल बी अ मिक्स नर्व, क्योंकि ये मसल और स्किन दोनों के इनर्वेट करती है। मेरी बात समझ रहे। अब अपर लिम्ब हम पढ़ेंगे। देखिए एनाटॉमी सीखने का तरीका यह है कि हम एक चीज पढ़ के दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ साइड बाय साइड चलते जाएं। एनाटॉमी में मैंने कहा जो भी आपने सीखना है अपने बॉडी पे अप्लाई करना है। हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर ज्वाइंट से, शोल्डर ज्वाइंट से नीचे जाते हैं, कौन सा ज्वाइंट है, एल्बो, एल्बो से नीचे रेस्ट ज्वाइंट और फिर हैंड एरिया है। तो शोल्डर ज्वाइंट से लेके एल्बो, इसके दरमियान ये जितना भी एरिया है इसको हम ब्रेकियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेकियम। कहां से कहां तक, शोल्डर ज्वाइंट से लेके एल्बो ज्वाइंट तक, दैट इज ब्रेकियम। फिर एल्बो से लेके रिस्ट ज्वाइंट तक, इसको एंटी ब्रेकियम कहते हैं। ब्रेकियम को आर्म कहते हैं, एंटी ब्रेकियम को फोर आर्म कहते हैं। और इसके बाद हैंड है जिसको हम मेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनम कहते हैं। ये एनाटॉमिकल वर्ड्स है। अब सवाल ये है मेन पॉइंट,
अगर इस हाथ में हम देखें आर्म एरिया जिसको ब्रेकियम कहते हैं, इसका एक फ्लेक्सर पार्ट है और एक एक्सटेंसर पार्ट है, एक फ्रंट है और एक बैक है। आप लोगों को पता है यहाँ पे जो मेन मसल है, जो जिम वाले होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो इस मसल की हाइपरट्रोफी कराते हैं जिसको बाइसेप मसल कहते हैं। कौन सा? बाइसेप मसल। यहाँ पे एक और मसल है जिसका नाम है ब्रेकियलस मसल। कौन सा? ब्रेकियलस। और एक और है कोरेको ब्रेकियलस मसल, ये हम पढ़ेंगे, अभी लिखना नहीं है। बाइसेप मसल, ब्रेकियलस एंड कोरेको ब्रेकियलस। कितने मसल है? 3 है। नंबर 1 इज बाइसेप, फिर ब्रेकियलस, कोरेको ब्रेकियलस, इसको बीबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीबीसी। अब सवाल ये है कि इन मसल का काम आपकी एल्बो ज्वाइंट को फ्लेक्स करना है। क्या करना है? फ्लेक्स करना है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपने फिंगर टिप्स को अपने कंधे के साथ मिलाएं, तो जब आप अपने कंधे के साथ मिलाएंगे तो यू विल फ्लेक्स योर एल्बो। आप एल्बो को क्या करेंगे? फ्लेक्स करेंगे। हमें आर्म के किस मसल का सहारा चाहिए, फ्रंट वाले या बैक वाले? फ्रंट वाले। और अगर हम कहें कि अपने हाथ को सीधा करें तो हमें एक्सटेंशन चाहिए, और एक्सटेंशन में ट्राइसेप मसल होता है। कौन सा? ट्राइसेप मसल। और से सुने, दिस एरिया इज कॉल्ड वेरी गुड ब्रेकियम विच कंटेन हाउ मेनी मसल? 3 मसल हेल्प इन द फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। इन तीनों मसल्स की जो कंट्रोल है मूवमेंट की वो मस्कुलोक्यूटेनियस के पास है। किसके पास है? मस्कुलोक्यूटेनियस। अगर आपका मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व किसी वजह से इंजर्ड हो जाती है तो हम फिर एल्बो को फ्लेक्स नहीं कर पाएंगे। इफ अ पेशेंट कैन नॉट टच हिज और हर हैंड विद द शोल्डर विच नर्व विल बी डैमेज? मस्कुलोक्यूटेनियस। इस तरह क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, अब मुझे ये बताए ये कौन सा एरिया है? हाँ जी, एंटी ब्रेकियम। अब जो लिटिल फिंगर है इस साइड पे मीडियल है और ये क्या है? लेटरल है। आपको कोई यहाँ पे पिंच करे तो आपको सेंसेशन फील होती है कि नहीं? हाँ जी। फोर आर्म का जो कौन सा साइड है? लेटरल। इसकी सेंसेशन कंट्रोल करना भी किसके पास है? मस्कुलोक्यूटेनियस। तो आर्म के अंदर मसल का कंट्रोल है, तो मसल की मूवमेंट मोटर फंक्शन है, और फोर आर्म के अंदर स्किन का कंट्रोल क्या है? सेंसरी है, इसलिए मस्कुलोक्यूटेनियस है। इसका मतलब यह है कि इस नर्व के अंदर मोटर फंक्शन भी है और सेंसरी फंक्शन भी है। अब समझ रहे कि नहीं? मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, अगर एक बंदा है वो हाथ को फ्लेक्स नहीं कर सकता, विच नर्व विल बी डैमेज? मस्कुलोक्यूटेनियस। एक बंदा ऊपर से गिर जाए और उसकी नेक इंजरी हो जाए, क्लेविकल फ्रैक्चर हो जाए और फिर हाथ को फ्लेक्स नहीं कर सकता, तो ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर किस कार्ड की इंजरी हो जाए? लेटरल कार्ड। कहां पे? लेटरल कार्ड। या तो वो नर्व पूछेंगे कि कौन सी नर्व है, तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। या वो ये पूछेंगे कि अगर कोई बंदा फ्लेक्शन नहीं कर सकता तो उसकी कौन सी कार्ड डैमेज है? लेटरल कार्ड, क्योंकि मस्कुलोक्यूटेनियस कम फ्रॉम लेटरल कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। अब समझ रहे कि नहीं? एनाटॉमी के अंदर सवालात इस तरह आते हैं। आप लोगों का सवाल एक ही होता है, वो बस जस्ट आगे पीछे करके कंसेप्ट देखते हैं कि आपको पता भी है कि नहीं। अगर किसी को से बस ये रट लिया है कि मस्कुलोक्यूटेनियस, उसने बैक एंड पे ये नहीं पढ़ा कि आती कहां से है, तो फिर वो पास नहीं कर सकता। समझ रहे कि नहीं? तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व innervate muscles in the front of the arm area, brachium area, but musculocutaneous itself arise from which card? Lateral card of brachial। तो इसको स्टार करें, this M is very very important one। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो L है that is called lateral root of the median nerve। which nerve? lateral root of median nerve। भाई ये 3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि these 3 are the branches of which? answer is लेटरल कार्ड। ये किसकी ब्रांचेस है? लेटरल कार्ड की ब्रांचेस है। ठीक है जी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलिए जी, अब इसके बाद आते हैं किस कार्ड की तरफ? पोस्टीरियर कार्ड। पोस्टीरियर कार्ड इज रियली इंपॉर्टेंट वन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम पोस्टीरियर कार्ड की बात करते हैं ना, आप लोगों ने एक वर्ड याद रखनी है, हम मून को ल्यूनर कहते हैं कि नहीं? इसका मतलब यह है LU NAR, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ल्यूनर। Lunar is the mnemonic to remember all the branches come from the posterior card। तो posterior card से कितने ब्रांचेज आएगी? 5 ब्रांचेज आएगी। LUNAR 5 वर्ड है तो 5 ब्रांचेज आएगी। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो L है दैट इज कॉल्ड लोअर सबस्केपुलर नर्व। इसका नाम क्या है? लोअर सबस्केपुलर नर्व। ये स्केपुला के नीचे जाती है, सबस्केपुलर नर्व। और ये जो U है तो अपर सबस्केपुलर नर्व। तो सबस्केपुलर नर्व 2 होती है, लोअर सबस्केपुलर एंड अपर सबस्केपुलर, और दोनों की ओरिजिनेशन पोस्टीरियर कार्ड से होती है। ठीक है जी। यहाँ पे लिखे U स्टैंड फॉर अपर
सब स्केपुलर नर्व, ये सेम है, ठीक है जी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मसल है चेस्ट एरिया के अंदर जिसका नाम है लेटेसिमस डोर्साई। कौन सा? लेटेसिमस। उस मसल को जो नर्व जाती है वो किस कार्ड से निकलती है? तो एन का मतलब नर्व टू लेटेसिमस डोर्साई मसल। कौन सी? नर्व टू लेटेसिमस डोर्साई, मतलब इसका नाम ये है, ठीक है, नर्व टू लेटेसिमस डोर्साई, ठीक है जी, लेटेसिमस डोर्साई मसल। लेकिन सवाल ये है NRE1 के अंदर अगर हमें एग्जाम में आता है ये AR वाला है, ठीक है जी, इसको MCQ करें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब सवाल ये है, मिसाल के तौर पे इस A के अंदर दैट इज एक्सिलरी नर्व। कौन सी नर्व? एक्सिलरी नर्व, ठीक है जी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी नर्व, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड यू पीपल मस्ट नो फॉर इट्स एग्जाम, ठीक है जी। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है, वो मिसाल के तौर पे कहीं गिर जाता है या कहीं पे उसकी इंजरी होती है, ट्रॉमा होती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होती है, और इसके बाद जनाब वो जो अपर लिम है उसको 90 डिग्री तक एबडक्ट नहीं कर सकता। हम अगर हाथ को अपने बॉडी से अवे लेके जाएंगे दैट इज एबडक्शन, बट अगर हम हाथ को बॉडी की तरफ लाएंगे दैट इज एडक्शन, ठीक है जी। एड का मतलब जमा करना, बॉडी के साथ जमा करना एडक्शन, बॉडी से अवे लेके जाना एबडक्शन है। अगर हम हाथ को इतना लेके जाएंगे, ये 15 डिग्री है, ये कौन सा डिग्री? 15, ये कितना है? 90 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है, तो 90 डिग्री तक हाथ को अवे लेके जाना दैट इज द फंक्शन ऑफ डेल्टाइड मसल। कौन सा मसल? डेल्टाइड। हम जब इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन भी लगाते हैं तो किस मसल पे? डेल्टाइड मसल, और उस डेल्टाइड मसल को इनर्वेट करने का काम एक्सिलरी नर्व के पास है। तो अगर एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाए, एक्सिलरी नर्व इंजरी हो जाए, देयर विल बी लॉस ऑफ एबडक्शन अप टू 90 डिग्री। समझ रहे कि नहीं? तो डेल्टाइड मसल एट्रोफी इन लॉस ऑफ एबडक्शन ऑफ द हैंड अप टू 90 डिग्री, मोस्ट लाइकली इंजरी ऑफ एक्सिलरी नर्व, ठीक है जी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। और ये जो एक्सिलरी नर्व है ये जब यहां से निकलती है पोस्टीरियर कार्ड से और ये नीचे एक्सिला की तरफ आती है तो ये शोल्डर ज्वाइंट से गुजरती है। कहां से? शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट किसने बना है? एनीवन? हेड ऑफ द ह्यूमरस, ग्लीनॉइड कैविटी ऑफ द स्केपुला। किसने बनाई है? हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड ग्लीनॉइड कैविटी ऑफ द स्केपुला, इससे शोल्डर ज्वाइंट बनती है। जो ह्यूमरस है इसके हेड के बाद जो पार्ट है उसको नेक कहते हैं। दिस इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमरस। हमारा जो ह्यूमरस बोन है इसका वीकेस्ट पार्ट नेक होता है, और उस नेक के अंदर से, उस नेक के ऊपर से कौन सी नर्व गुजरती है? एक्सिलरी नर्व। इसलिए एग्जाम में कभी कभार ये भी आता है कि ह्यूमरस नेक फ्रैक्चर में या शोल्डर ज्वाइंट डिस्लोकेशन में अगर कोई नर्व डैमेज होती है तो भी एक्सिलरी नर्व होती है, ठीक है जी। तो एक्सिलरी नर्व इंजरी या तो पोस्टीरियर कार्ड के प्रॉब्लम में होती है या शोल्डर ज्वाइंट डिस्लोकेशन के अंदर होती है। लेकिन एक्सिलरी नर्व जब भी डैमेज होती है देयर विल बी लॉस ऑफ एबडक्शन अप टू 90 डिग्री। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि यह डेल्टाइड मसल को इनर्वेट करती है। फिर इसके बाद आते हैं दैट इज कॉल्ड रेडियल नर्व। कौन सी नर्व? रेडियल नर्व, ठीक है जी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये जो रेडियल नर्व है इसके बारे में तो एक पॉइंट याद रखें, हमारे हाथ का जितना भी हिस्सा बैक साइड का है, किस साइड का? बैक साइड से मुराद क्या है कि बैक साइड ऑफ द आर्म है, बैक साइड ऑफ द फोर आर्म है और बैक साइड ऑफ द हैंड है। इन सब की जो इनर्वेशन है वो रेडियल के पास है। और हमारे हाथ में बैक साइड के जितने भी मसल्स है दे ऑल आर एक्सटेंसर मसल। कौन से? एक्सटेंसर। ये एल्बो ज्वाइंट की एक्सटेंशन करती है, ये रिस्ट ज्वाइंट की एक्सटेंशन करती है। अगर ये नर्व इंजरी हो जाए तो आप हाथ को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, हाथ नीचे जाएगी, जिसको हम रेस्ट ड्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्ट ड्रॉप कहते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसकी दो ब्रांचेस होती है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। सुपरफिशियल इज सेंसरी, डीप ब्रांच इज मोटर इन नेचर। इसलिए रेडियल नर्व इज अ मिक्स्ड इन नेचर। ये क्या है? मिक्स्ड इन नेचर। ये बात मुझे दोबारा रिपीट करें, हाउ मेनी ब्रांचेस? 2 ब्रांचेस, सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस। अगर एक पेशेंट आए उसकी नर्व इंजरी है और वो हाथ को एक्सटेंड नहीं कर पाता, उसकी रिस्ट क्या हुई है? ड्रॉप। तो आप लोगों से अगर मैं ये सवाल करूं कि रेडियल नर्व के अंदर कौन सी ब्रांच में मसला है, तो सुपरफिशियल के डीप, दैट विल बी डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, क्योंकि वो मोटर है और जब मोटर ब्रांच खराब होगी तो हम मसल को मूव नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। तो कहने का मतलब कि अगर सेंसेशन लॉस की हिस्ट्री आ जाए तो सुपरफिशियल ब्रांच है क्योंकि वो क्यूटेनियस है, बट अगर रेस्ट ज्वाइंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते
तो फिर मोटर ब्रांच भी मसला है, और मोटर ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व इज अ डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। वो कौन सी है? डीप ब्रांच। तो मेरे ख्याल में जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं पे सबको पता है कि रिस्क ड्रॉप जब भी आए, ब्रांच विच डैमेज रेडियल नर्व, लेकिन ये कुछ लोगों को पता होता है कि विच ब्रांच ऑफ रेडियल, दैट इज डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल। वो कौन सी है? डीप ब्रांच। जो डीप ब्रांच है दैट इज मोटर ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, ठीक है जी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑल एक्सटेंसर मसल, ऑल एक्सटेंसर मसल, चाहे वो आर्म के अंदर है, फोर आर्म के अंदर है या हैंड में है, उन सब की जो कंट्रोल है वो किसके पास है? रेडियल नर्व के पास है। तो हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर? 5। These 5 branches come from the posterior cord of the brachial plexus, ठीक है जी। फिर इसके बाद आते हैं मीडियल। देखिए जो मीडियल है ना, इसमें हम ऐसा करते हैं, इस तरह लेके, दैट इज कॉल्ड MMR, इस तरह। M4 का मतलब होता है कि इसमें जो M है वो हमारे पास कितनी दफा है? दैट इज कॉल्ड 4 दफा, ठीक है जी। अब इसको हम जो है फॉर एग्जांपल और से देख, आसान है। इस M का मतलब होता है, हमने पेक्टोरल नर्व को इनर्वेशन दी थी कि नहीं, लेकिन जो पेक्टोरल मसल है उसको इनर्वेशन दो जगह से मिलती है, एक लेटरल साइड से और एक मीडियल साइड से। तो पेक्टोरल नर्व हमने क्या पढ़ी है? लेटरल, तो दूसरी मीडियल भी है। तो लेटरल पेक्टोरल कम फ्रॉम लेटरल कार्ड, तो एस एम का मतलब मीडियल पेक्टोरल नर्व कम फ्रॉम मीडियल कार्ड, ठीक है जी। तो लेके फर्स्ट एम का मतलब मीडियल पेक्टोरल नर्व, यहाँ पे लेके इंपोर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड मीडियल पेक्टोरल नर्व। बात समझ रहे कि नहीं? मीडियल पेक्टोरल नर्व। फिर इसके बाद लिखे मीडियल नर्व ऑफ द आर्म एरिया। हमारे आर्म के अंदर, हाथ के अंदर जो मीडियल नर्व है, सेंसरी नर्व, वो भी यहाँ से आती है। सो नेक्स्ट एम का मतलब लिखे मीडियल नर्व ऑफ द आर्म, तो ये सेंसरी है। क्या है? सेंसरी। तो मैं क्या लिखूँ, मोटर या क्यूटेनियस? क्यूटेनियस। कुछ लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एम फॉर मीडियल क्यूटेनियस। क्या लिखता है? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ विच एरिया? हाँ जी, आर्म एरिया। और इसका नाम है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ दी फोर आर्म। ये कहाँ की है? फोर आर्म। यार आर्म को और फोर आर्म को जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व है, ये मीडियल कार्ड से मिलती है। कहाँ से मिलती है? मीडियल कार्ड से। आर्म आप लोगों को पता है कि शोल्डर से एल्बो ज्वाइंट तक है, और फिर एल्बो से रेस्ट ज्वाइंट तक फोर आर्म होता है। तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, ये दोनों कहाँ से आती है? मीडियल कार्ड से आती है। इस एम का मतलब क्या है? हमने ऊपर देखे गौर से, हमने मीडियल नर्व की बात की है, तो मीडियल नर्व का एक कौन सा रूट है? लेटरल, तो दूसरा मीडियल भी होगा। तो इसमें लेके मीडियल रूट ऑफ द मीडियल नर्व, कौन सी? मीडियल रूट ऑफ द मीडियल नर्व। तो देखिए 4 हो गए एम के नहीं, यहाँ पे लेके मीडियल रूट ऑफ विच नर्व, में एम एन लिखता हूं, आप लोग पूरा लेके मीडियन नर्व। कौन सी नर्व? मीडियन नर्व, ठीक है जी। तो जो मीडियन है, अब इसमें देखिए ऊपर वाले क्या है? मीडियल है, आई एल, और यहाँ पे आई एन है, मीडियन नर्व है, ठीक है जी। तो मीडियन नर्व जो है, इसकी एक लेटरल रूट होती है और एक मीडियल रूट होती है। तो लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व वो कहाँ से आती है? लेटरल कार्ड से। बट मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व कहाँ से आती है? मिडिल कार्ड से आती है। समझ रहे कि नहीं? देखिए ये दो तो आसान है कि पेक्टोरल नर्व की लेटरल रूट और मीडियल, पेक्टोरल रूट की लेटरल रूट लेटरल कार्ड से आती है, तो मीडियल रूट कहाँ से आती है? दैट इज मीडियल से। मीडियन नर्व की लेटरल रूट वहां से आती है, तो मीडियन इधर से आती है। बस इसके साथ 2 एम एक्स्ट्रा है कि मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म इसके अंदर आती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर एग्जांपल, सॉरी, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है दैट इज कॉल्ड यू। ये क्या है? MMMU। यू का मतलब अल्नर नर्व, यहाँ से क्या आती है? अल्नर नर्व। तो आप लोगों ने याद रखना है दैट इज कॉल्ड अल्नर नर्व। तो अल्नर नर्व की जो ओरिजिन है, ये किस कार्ड से होती है? मीडियल कार्ड से होती है। कहाँ से होती है? मीडियल कार्ड से होती है। तो देखें यहाँ पे अगर आप लोगों ने मीडियल कार्ड को याद रखना है, तो उसमें हमने टोटल, अगर आप लोगों ने देखे तो हमने टोटल इसमें जो ब्रांचेस पढ़े हैं दे आर 5, 4 एम है और एक क्या है? यू है। तो यहाँ पे इसलिए इसको अगर हम इस तरह याद करें, दैट इज कॉल्ड M4। क्या है? M4U है, M4U। समझ रहे कि नहीं? सो M4U, सो इसका मतलब यह है कि M4 है और U का मतलब अल्नर नर्व होती है, ठीक है जी। सो दीज आर दी ब्रांचेस ऑफ द कार्ड्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। क्योंकि जब ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ते हैं तो वी शुड नो दीज कार्ड्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है जी। फिर इसके बाद आते हैं
लास्ट में एक और पॉइंट की तरफ, क्योंकि इस ब्रेकियल प्लेक्सस पे पूरी अपर लिम्ब डिपेंड करती है। अगर आप लोग को ये चीज समझ में आती है तो आगे पूरा अपर लिम्ब पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे गौर से सुने। मिसाल के तौर पे मैं आप लोग को अब एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दिस, वेरी गुड, दैट इज C5। या मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये क्या है, C6 और ये क्या है, C7। अब ये एक नर्व बनती है इस तरह लॉन्ग, समझ रहे कि नहीं, लेकिन इसकी जो रूट्स वैल्यू है वो 3 है, C5, C6 एंड C7। अब ये जो एक लॉन्ग नर्व बनती है जो डायरेक्ट रूट से आती है, अगर हम देखें मेजॉरिटी नर्व जो होती है वो कार्ड से बनती है। किससे बनती है, कार्ड से बनती है। लेकिन कुछ नर्व्स ऐसी है या तो वो रूट से आती है या वो कहाँ से आती है, ट्रंक से आती है। लेकिन एक चीज तय है कि नर्व्स कभी भी ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर डिवीजन से नहीं निकलती, ये याद रखें। डिवीजन नेवर गिव एनी नर्व। इसका मतलब ये है रूट से नर्व निकल सकती है कि नहीं, निकल सकती है। अभी मैंने जो आप लोग को लिखनी है ये नर्व कहाँ से निकली है, रूट से निकली है ना, C5, C6 और कहाँ से, C7। तो वी कैन से कि जो नर्व्स है ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर वो रूट से निकल सकती है कि नहीं। कुछ नर्व्स ऐसी है जो कहाँ से निकलेगी, ट्रंक से निकलेगी। कुछ नर्व्स ऐसी है जो कहाँ से निकलती है, कार्ड से निकलती है। लेकिन डिवीजन से कभी भी नर्व नहीं निकलती, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है जी, तो ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस कैन गिव राइज टू नर्व्स एक्सेप्ट डिवीजन जहां से नर्व्स नहीं निकल सकती। अब क्लियर हो गया क्या नहीं। तो यहाँ पे देखें, अब ये जो नर्व्स मैंने बनाई है इस नर्व्स के अंदर देखें रूट्स वैल्यू कौन कौन सी है बताएं, C5, C6 एंड C7। ऐसी नर्व जो डायरेक्ट रूट से निकले फ्रॉम C5 टू C7, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसका नाम क्या है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने गलत किया था, ठीक है ना, कल के MCQs में मेजॉरिटी लोगों ने गलत किया था। हाँ, ये मैंने मतलब बोला था बट लिखा नहीं था, ठीक है ना। हाँ चले जी, गलती तो आप लोगों ने की है, ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लेकिन चले आप लोगों को खुश करने के लिए गलती मेरी हो गई, ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पे लिखे दिस इज कॉल्ड लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसका नाम क्या है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। आज के बाद याद होगी कि नहीं, लेकिन दोबारा पूछ दे फिर कुछ लोग गलत करेंगे, मुझे पता है। इस दफा पूछूंगा किसी और शक्ल से, फिर आप लोगों को 4 में से 2 ऑप्शन ठीक लगेंगे, समझ रहे कि नहीं, फिर गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है लॉन्ग थोरेसिक नर्व आज के बाद आ जाए, इट इज अराइजेस फ्रॉम C5, C6 एंड C7। और जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है आप लोगों को पता है कि इसने सेराइटस इंटीरियर मसल को इनर्वेट करना है। किस मसल को, सेराइटस इंटीरियर। मैंने आप लोगों को इसके अंदर साल्ट नमूने बताया था कि नहीं, साल्ट के अंदर S फॉर सेराइटस, A फॉर एंटीरियर। तो सेराइटस एंटीरियर मसल इनर्वेटेड बाय LT लॉन्ग थोरेसिक नर्व, इस तरह याद रखना है, ठीक है जी। तो सेराइटस एंटीरियर मसल इनर्वेटेड बाय लॉन्ग थोरेसिक नर्व, समझ रहे कि नहीं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये डैमेज हो जाए तो फिर पेशेंट की जो स्केपुला है वो बैक साइड पे निकलेगी कि नहीं, जिसको हम वेंगिंग ऑफ स्केपुला कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंगिंग ऑफ स्केपुला। ये नीचे लेके, क्योंकि NRE1 के अंदर फ्रीक्वेंटली वो पूछी जाती है, ठीक है जी। लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी के जो चांसेस है या तो नेक इंजरी में होती है या एक्सिलरी ट्रॉमा या ट्रॉमा टू एक्सिलरी एरिया इसमें होती है, या ब्रेकियल प्लेक्सस की जो सर्वाइकल कार्ड है, सर्वाइकल रूट्स है, उनमें इंजरी की वजह से होती है। और मोस्ट कॉमनली फीमेल के अंदर इट इज कॉमनली इंजर्ड आफ्टर रेडिकल मैस्टेक्टोमी। किसके अंदर, रेडिकल मैस्टेक्टोमी। क्योंकि फीमेल में जब ब्रेस्ट कैंसर होती है तो उसको इसका जो एक ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है वो रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट है, और ब्रेस्ट के साथ साथ हम एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को भी रिमूव करते हैं। तो रेडिकल मैस्टेक्टोमी के अंदर जो सर्जन है ही शुड सिक्योर लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अगर ये डैमेज हो जाए then the patient may develop winging of scapula that is due to weakness in the serratus anterior muscle, ठीक है जी। तो आप लोग को आज के बाद ये क्लियर हो गया कि लॉन्ग थोरेसिक है क्या, ये कहाँ से आती है, इनकी रूट्स वैल्यू क्या है, किस मसल को इनर्वेट करती है, किन कंडीशन में इंजर्ड होती है, और अगर इंजरी हो जाए तो व्हाट विल बी द क्लिनिकल आउटकम, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसके बाद आते हैं एक और पॉइंट की तरफ। ये हमारे पास ये कौन सा रूट है, शाबाश, दैट इज कॉल्ड C5। कौन सी, C5। एक नर्व यहां से डायरेक्ट निकलती है, C5 सिर्फ उसके अंदर होता है कि एक रूट भी एक नर्व दे सकती है। तो वो नर्व जो सिर्फ और सिर्फ कहां से निकलती है, C5 से, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल स्केपुलर नर्व। उसका नाम क्या है, डॉर्सल स्केपुलर नर्व। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड डॉर्सल स्केपुलर नर्व। देखिए रूट से जो नर्व निकलती है
ब्रेकियल प्लेक्सस में जो इस लेवल पे आप लोगों को आने चाहिए, 2 है। कहां से निकलती है? रूट से। रूट्स कहां से कहां तक है? C5 से T1। अगर मैं कोई नर्व यहां से निकालती हूं ना, यहां से, तो वो भी क्या है? हाँ जी, कोई भी नर्व यहां से निकलेगी तो वो क्या है? रूट से है कि नहीं? कोई यहां से निकलेगी तो रूट से है। भाई इस बंदे से लेके यहां तक जो भी नर्व होगी वो रूट से निकलेगी ना, चाहे वो फिर एक से निकले या एक से ज्यादा से निकले। अब ये जो लॉन्ग thoracic नर्व है, इसकी रूट वैल्यू 1 है कि 3 है? 3 है, और इसमें रूट वैल्यू 1 है, दैट इज C5। तो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व रूट वैल्यू इज ओनली C5, तो वो डायरेक्ट रूट से निकली है कि नहीं? और जो C5, C6, C7 है, ये भी तो रूट्स है, लेकिन ये एक से ज्यादा है, ये लॉन्ग thoracic नर्व है। ये लॉन्ग नर्व है कि उसमें नंबर ऑफ रूट्स क्या है? वो ज्यादा है। तो आप लोगों से अगर कोई ये पूछे कि ब्रेकियल प्लेक्सस में रूट से कितनी नर्व निकलती है? 2 निकलती है। वन इज डॉर्सल स्कैपुलर, वन इज लॉन्ग thoracic नर्व। ठीक है जी, बट इन दोनों में सबसे क्लिनिकली अगर इंपोर्टेंट है वो लॉन्ग thoracic नर्व है। वो क्या है? लॉन्ग thoracic। फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सी है? ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, इसलिए इंजरी चांसेस इन द डे प्रैक्टिस लॉन्ग thoracic की ज्यादा कॉमन होती है। ठीक है जी, तो इस लेवल से आप लोग से ये क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक नर्व निकलती है, ये वाला, इधर देखिए ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? अपर ट्रंक है। क्या है? अपर ट्रंक। अपर ट्रंक किससे बनती है? C5 एंड C6। अब जो मैं नर्व लिखूंगा उसमें C5 C6 दोनों होंगे, बट वो रूट का नहीं होगा, वो ओरिजिन किससे होता है? ट्रंक से होता है। हमने कहा कि एनी पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से नर्व निकल सकती है एक्सेप्ट डिवीजन, जो डिवीजन से नहीं निकलेगी। अब ऐसी नर्व जो अपर ट्रंक से निकलती है उसका नाम है नर्व टू सबक्लेवियस मसल। कौन सी मसल? नर्व टू सबक्लेवियस मसल। अब ये जो सबक्लेवियस है, इट इज स्मॉल मसल बिलो द क्लेविकल। ठीक है जी, तो नर्व टू सबक्लेवियस, ये जो नर्व है ये अपर ट्रंक से निकलती है। और नर्व टू सबक्लेवियस की अगर रूट वैल्यू अगर आप लोगों से कोई ये पूछता है, सो दैट विल बी C5 एंड C6। एक्सीलेंट। ठीक है जी, और एक नर्व सेम जगह से यहां से निकलती है, किस ट्रंक से? अपर ट्रंक से, तो वो भी C5 एंड C6, लेकिन ये स्केपुला के ऊपर जाती है तो सुप्रा स्केपुलर नर्व। कौन सी? सुप्रा स्केपुलर नर्व। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड सुप्रा स्केपुलर नर्व। तो देखिए सुप्रा स्केपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस, दे कम फ्रॉम द अपर ट्रंक। ये कहां से आती है? अपर ट्रंक से आती है। तो सुप्रा स्केपुलर नर्व अगर आप लोगों से आगे कोई पूछता है कि इसकी रूट्स वैल्यू बताए, दैट इज C5 C7 C6, और जो नर्व टू सबक्लेवियस है वो भी C5 C6 होती है। ठीक है जी, तो गौर से सुने शाबाश। हमने अभी जो अपर ट्रंक है उससे कितनी ब्रांचेस निकाली है? 2 ब्रांचेस। रूट से भी कितनी निकली है? 2, एक C5 से अलोन और एक C5 C6 एंड C7 से। इन चारों में से किसी को कुछ भी याद ना रहे, लॉन्ग thoracic शुड नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, लॉन्ग thoracic शुड बी ऑन द फिंगर टिप्स, दैट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है जी, आप लोग मुझे बताएं आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी है या नहीं है, बट इन चारों में से अगर कहीं ना कहीं पे महफिल में गुजरी है दिमाग से एक वर्ड, तो वो लॉन्ग thoracic होती है, क्योंकि लॉन्ग thoracic के क्वेश्चन कॉमनली रिपीट होते हैं तो उनका जिक्र भी ज्यादा होता है। बट अगर आपसे कोई पूछे कैन यू टेल समथिंग मोर, कि भाई रूट से और कौन सी नर्व आती है, तो द आंसर इज डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ठीक है जी, तो आप लोग की नॉलेज के लिए बताया है, आप लोग कह सकते हैं तो रूट से नर्व निकलती है कि नहीं? कार्ड से नर्व निकल सकती है कि नहीं? यहाँ पे ट्रंक से निकल सकती है, यस, कार्ड से निकल सकती है, और ब्रांचेस तो खुद ही नर्व है। तो सारे पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से नर्व आ सकती है, एक्सेप्ट कहां से नहीं आ सकती? डिवीजन से नहीं आ सकती। अब समझ गए कि नहीं? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहां तक सब क्लियर है कि नहीं? इस ब्रेकियल प्लेक्सस पे आप लोगों ने घर जाके बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसको जितनी दफा आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको याद करेंगे, कल हमने पूरा अपर लिम्ब जब पढ़ना है तो इन्हीं नर्व का जिक्र होगी ना। उधर जब मैं कहूंगा रेडियल नर्व तो फिर पूछूंगा किस कार्ड से आती है, मैं बताऊंगा एक्सियल नर्व तो पूछूंगा किस कार्ड से आती है। तो फिर आप लोग को उस टाइम पे इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व कहां से आती है, कार्ड से आती है, फिर कौन सी कार्ड किस डिवीजन से बनती है, कौन सी डिवीजन किस ट्रंक से आती है, और कौन सी ट्रंक किस रूट से बनती है। ठीक है जी, सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द ब्रेकियल प्लेक्सस। लास्ट में एक पॉइंट बता रहा हूं, गौर से सुने। कल हम जब डिस्कस करेंगे, आज आप लोग का मेन टारगेट इसको समझना है, ठीक है ना। फिर कल जब हम ब्रेकियल प्लेक्सस के बाद जाएंगे, बस हम लिखेंगे सिर्फ, और दैट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए हर एक चीज का पढ़ने का एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीकों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिर उस रोड पे जाना आसान हो जाता है। मैं आप लोग को कल जब पढ़ाऊंगा ना, और से सुने, ये कौन सा ट्रंक है? शाबाश, वेरी गुड,
दिस इज कॉल्ड अपर ट्रंक। विच ट्रंक? अपर ट्रंक। कभी कभार यहाँ पे इंजरी होती है, कहाँ पे? अपर ट्रंक में। व्हाट इज दिस ट्रंक? लोअर ट्रंक। कभी कभार इंजरी यहाँ पे होती है। अब समझ रहे कि नहीं? इंजरी टू द अपर ट्रंक कब होती है? स्पेशली बच्चों के अंदर ड्यूरिंग फोर्सेप्स डिलीवरी। जब हम डिलीवरी करते हैं, मिसाल के तौर पे हम NRE 2 के अंदर आप लोग को फोर्सेप्स सिखाएंगे कि असिस्टेड डिलीवरी इसको कहते हैं, हेल्पर डिलीवरी। जो फोर्सेप यूज होती है डिलीवरी के दौरान, रेगुलर फोर्सेप है, विजाइनल फोर्सेप है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? बच्चे की हिट को पकड़ते हैं, और अगर हम बच्चे को थोड़ा सा फोर्सफुली खींचते हैं तो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। असिस्टेड डिलीवरी में, फोर्सफुल डिलीवरी में, फोर्सेप डिलीवरी में, या लेटरल फ्लेक्शन, मिसाल के तौर पे मैं इस बंदे का हाथ पकड़ता हूं और इसको तो बैठो और एक पाँव उसके चेस्ट पर रख के उसको खींचता हूं, तो मतलब फोर्सफुल लेटरल रोटेशन ऑफ द हैंड, विद देयर विल बी इंजरी टू द ब्रेकियल प्लेक्सस। तो या तो एक्सेसिव लेटरल फ्लेक्शन हो या फोर्सेप डिलीवरी हो, किसी भी कंडीशन में, या फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, और आप नीचे गिरते हैं तो आप नेक के बल मतलब गिरते हैं तो आपकी नेक एरिया लगती है, तो देयर विल बी डैमेज टू विच ट्रंक? अपर ट्रंक। अपर ट्रंक की इंजरी की वजह से पेशेंट के ऊपर जो क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं उनको अर्ब पॉलिसी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड अर्ब पॉलिसी। ये नाम सुना है किसी ने कि नहीं? दैट इज कॉल्ड अर्ब पॉलिसी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि अर्ब पॉलिसी के अंदर देयर इज डैमेज टू विच पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, दैट इज अपर ट्रंक, वो अपर ट्रंक है। समझ रहे कि नहीं? दैट इज कॉल्ड अपर ट्रंक। चलिए जी, अब मिसाल के तौर पे इसमें जो मरीज आते हैं ना, इसके हाथ ऐसे होते हैं, मतलब बॉडी के साथ ऐसे जोड़े होते हैं। अगर आप उसको कहे कि हाथ क्या करें, अवे लेके जाए, तो अवे नहीं लेके जा सकते। तो अर्ब पॉलिसी के अंदर लॉस ऑफ एबडक्शन, इसमें एबडक्शन नहीं होती। ये कल हम लिखेंगे, सिर्फ आप लोग को माइंड बना रहा हूं कि इसके अंदर है क्या चीज। फिर दूसरी बात यह है, इसमें जो पेशेंट होते हैं, मिसाल के तौर पे एक तो एडक्टेड हाथ होती है, और दूसरी बात यह है कि इसमें जो हाथ है ये इस तरह मीडियली रोटेट होती है, तो उसका जो पाम है ये पीछे जाती है। इसको हम वेटर टेप एनोमली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटर टेप, या पुलिसमैन टेप एनोमली कहते हैं। ठीक है ना? तो इसके मेन पॉइंट्स होते हैं, और रेस्ट ऑफ द थिंग यू पीपल नो कि व्हाई इट इज मतलब टेल लाइक वेटर टेप और पुलिसमैन टेप एनोमली। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि अर्ब पॉलिसी के अंदर द हैंड शुड बी एडक्टेड। क्या होनी चाहिए? एडक्टेड, बॉडी के साथ अटैच होनी चाहिए। और दूसरी बात, मीडियली रोटेटेड, और पूरा हाथ एक्सटेंड होना चाहिए। फुली एक्सटेंशन, एडक्टेड, मीडियली रोटेटेड एंड प्रोनेशन, दैट इज कॉल्ड अर्ब पॉलिसी। इसका नाम क्या है? अर्ब पॉलिसी है। तो अर्ब पॉलिसी के अंदर सवाल यह है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस शुड बी डैमेज? आंसर इज अपर ट्रंक। इस अपर ट्रंक को अर्ब पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ब पॉइंट कहते हैं। तो अर्ब पॉइंट से मुराद अपर ट्रंक है, और अपर ट्रंक के ऊपर इंजरी को हम अपर अर्ब पॉलिसी कहते हैं। ठीक है जी। इस वेरी इंपोर्टेंट, इसको डुशेनी अर्ब पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद देखें, अगर इंजरी किस जगह को हो जाए, हाँ, लोअर ट्रंक। इधर देख के, इधर देख, लोअर ट्रंक में इंजरी से ज्यादा जो मसला बनेगा ना, वो किस कार्ड पे जाएगा? मीडियल। और उसमें सबसे ज्यादा डैमेज नर्व है, वो कौन सी है? अल्नर नर्व है। तो समझ जाए कि अर्ब पॉलिसी में ज्यादा डैमेज नर्व कौन सी है? मस्कुलोक्यूटेनियस, डोंट फॉरगेट द स्टार। और जो लोअर ट्रंक इंजरी है, इसमें ज्यादा नर्व कौन सी डैमेज है? अल्नर नर्व। और अल्नर नर्व इंजरी की वजह से क्ला हैंड होता है। क्या होता है? क्ला हैंड। ये नाम सुना है कि नहीं? तो ऐसा पॉलिसी जिसमें ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर किस एरिया को डैमेज हो जाए? लोअर ट्रंक, इसको क्लम की पॉलिसी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लम की पॉलिसी। ये दोनों नाम सुने हैं कि नहीं? वन इज अर्ब पॉलिसी, अनदर इज क्लम की पॉलिसी। तो क्लम की पॉलिसी के अंदर जो पेशेंट आते हैं उनको क्ला हैंड डिफॉर्मिटी होती है। कौन सी? क्ला हैंड। देखिए, एप हैंड डिफॉर्मिटी, रिस्ट ड्रॉप डिफॉर्मिटी, क्ला हैंड डिफॉर्मिटी, ये सारे आप लोग को मैं 3D पिक्चर में भी दिखाऊंगा। ठीक है जी। ताकि आप लोग फिर प्रैक्टिकली भी देखें तो आप लोग को पता चले कि यार ये डिफॉर्मिटी हमने पढ़ी है। थ्योरी के साथ जब तक आपकी विजुअल नहीं होंगे, इमेजेस नहीं होंगे, आप नहीं पहचानते कि क्या चीजें हैं। तो जो जो चीज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी में, जहां पे मुझे लगता है कि कोई टेस्ट है, प्रोसीजर है, कोई डिफॉर्मिटी है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल HD पिक्चर भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो आप लोग को ज्यादा जो है ना NRE 2 की भी तैयारी होगी, कल को आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे, उसमें भी हेल्प मिलेगी। ठीक है जी। सो लास्ट पॉइंट फॉर टुडे टॉपिक, इफ देयर इज एनी इंजरी टू द अपर ट्रंक, द डैमेज विल बी अर्ब पॉलिसी। डैमेज टू द लोअर ट्रंक विल रिजल्ट क्लमकीस पॉलिसी। Every part of the brachial plexus can give rise to nerve except divisions। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमने 6 बातें बताई थी। 6 बातें में लॉन्ग थोरेसिक कवर हो गई कि नहीं? 6 बातों में मस्कुलोक्यूटेनियस कवर हो गई। 6 बातों में 3rd नंबर पे रेडियल नर्व कवर हो गई, एक्सिलरी नर्व कवर हो गई, मीडियन नर्व कवर हो गई और अल्नर नर्व कवर हो गई। ठीक है जी, ओके। मस्कुलोक्यूटेनियस कम फ्रॉम विच कार्ड? लेटरल कार्ड। रेडियल नर्व कम फ्रॉम? एक्सिलरी कम फ्रॉम? अल्नर कम फ्रॉम? तो इससे हमें यह पता कि कम से कम एक नर्व कहीं एक कार्ड से आ रही है। बट अगर हम मीडियन की बात करें वो स्पेशल है, उसकी एक रूट यहां से आ रही है और एक रूट यहां से आ रही है। तो एक एमसीक्यूज ये भी है, नेम अ नर्व विच कंट्रीब्यूट 2 कार्ड्स इन द ब्रेकियल प्लेक्सस, वो मीडियन नर्व होती है। समझ रहे क्या नहीं? अब देखिए सवाल इधर है बट इस पे जहर नहीं जाता जब तक आपको टीचर हाईलाइट ना करे कि यार इस तरह सवाल भी आ सकता है। ठीक है जी, तो देखिए पढ़ना और हाईलाइटिंग द हाई यील्ड टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ऐसी नर्व बताए विच कम फ्रॉम 2 डिफरेंट कार्ड्स, दैट विल बी मीडियन नर्व। वो क्या है? मीडियन नर्व है, एंड दैट इज वेरी वेरी। अब अगर आप लोग इसके अलावा देखें तो हर एक नर्व कहीं ना कहीं एक एक कार्ड से ही है, बट जो मीडियन नर्व है इसकी एक रूट लेटरल कार्ड से आती है और एक रूट मिडिल कार्ड से आती है। ठीक है जी, तो ये 2 कार्ड्स को कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।